हाँ बच्चों देखो, लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं कर पाया था, तो ये क्वेश्चन तुमको खुद को करने हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन सुन लेना, उसके बाद वीडियो को पॉज कर देना और 2 मिनट के बाद अपना आंसर और सॉल्यूशन चेक करना। ठीक है, देख लेना। पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी है, सॉरी क्रॉस दिशा का समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी है जो दोनों बाउंड्री लाइन के बीच ही सीमित है, बाकी इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एब्सेंट है। ठीक है, अब देखो इस बार चुंबकीय क्षेत्र में वर्गाकार लूप नहीं है, कोई वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या आर है। तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक धातु का वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या आर, और इस लूप को भी कुछ भी करके पकड़ करके v के नियत वेग से आगे की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, बस इस बार भी इस लूप में उत्पन्न परिणामी ईएमएफ या धारा समानुपाती होंगी ना, ये समय के साथ किस तरह से चेंज करेंगे उसका हमको रफली ग्राफ बनाना है। और यहाँ भी हमको दे रखा है कि ईएमएफ या धारा की जो क्लॉकवाइज दिशा है उसको तुमको पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज दिशा को नेगेटिव लेना है, वो हमको दे रखा है। अब तो फटाफट कर सकते हैं ना, तो हमको अच्छे पता है ऐसे क्वेश्चन में कि ईएमएफ उत्पन्न होगा या नहीं, वो भी फ्लक्स से आसान। ईएमएफ की जो दिशा है वो भी फ्लक्स या लेंस के नियम से आसान है, लेकिन कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा उसके लिए फिर मोशनल ईएमएफ वीबी एल इक्वलेंट उससे आसान है। स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले मान लेते हैं कि लूप पूरा पूरा चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि लूप पूरा पूरा चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हो तब तो फ्लक्स परमानेंटली जीरो, तो ईएमएफ भी जीरो। तो लूप पूरा पूरा बाहर होगा तब तो परिणामी ईएमएफ, लूप पूरा पूरा बाहर होगा तब तो परिणामी ईएमएफ जीरो होगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी तो बाहर था, लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि लूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है ना। वही कि अब मान लेते हैं कि लूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो तुम आराम से बताओ कि अब ये लूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है, मतलब अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। कह सकते हैं, तुम बोल सकते हैं कि जब तक लूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तब तक इससे गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। और बताओ फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसमें कुछ परिणामी ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ भी उत्पन्न होगा और सर्किट भी कंप्लीट है, तो कंफर्म है कि इस बार कुछ धारा भी बहेगी। ठीक है, तो ईएमएफ उत्पन्न होगा और फ्लक्स से देखना आसान है। वैसे ही उत्पन्न ईएमएफ की दिशा भी फ्लक्स से आसान है, तो बस उत्पन्न ईएमएफ की दिशा के लिए हम वही लेंस का नियम लगाते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में तो फ्लक्स भी क्रॉस दिशा का होगा। अब लूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है तो क्रॉस दिशा वाला फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो लूप में धारा ऐसी उत्पन्न होगी जो इस फ्लक्स को घटाने का ट्राई करे। घटाने के लिए लूप को अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र अपोजिट मतलब डॉट दिशा में उत्पन्न करना होगा, और स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र डॉट दिशा में उत्पन्न करने के लिए धारा ऐसी बहानी होगी, मतलब धारा ऐसी एंटी क्लॉकवाइज बहानी होगी। और तब धारा एंटी क्लॉकवाइज बहाने के लिए ईएमएफ भी एंटी क्लॉकवाइज उत्पन्न करना होगा, तो ईएमएफ भी एंटी क्लॉकवाइज और धारा भी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोला है, इससे अब ईएमएफ नेगेटिव होगा। लेकिन तुम बताओ कि इस बार वर्गाकार नहीं वृत्ताकार लूप है, तो जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेगा क्या ईएमएफ उस दौरान कांस्टेंट रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखना कि ईएमएफ उत्पन्न होगा या नहीं वो फ्लक्स से आसान, ईएमएफ की दिशा भी फ्लक्स से आसान, लेकिन कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा वो मोशनल ईएमएफ वीबी एल इक्विवेलेंट से आसान होगा। तो बस तुम देखते ही बताओ कि इस बार लूप का यहां से लेकर के यहां तक इतना भाग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा हुआ है, दिख रहा है ना कि यहां से यहां तक इतना भाग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा है, तो केवल इतने ही भाग में ईएमएफ उत्पन्न होगा। और इतने भाग में ईएमएफ निकालने के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो डूबा हुआ भाग है उसको सिरों को मिलाने वाली सीधी छड़ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये तो वही कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो डूबा हुआ भाग है इसको सिरों को मिलाने वाली सीधी छड़ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ईएमएफ कितना, यहाँ लिख देता हूँ, ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा,
वी बी एल इक्वलेंट, जहाँ एल इक्वलेंट क्या होगा, डूबे हुए भाग के दोनों सिरों के बीच सीधी दूरी, है ना, मतलब एक टाइप से जीवा की लंबाई। बस ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, वी बी एल इक्वलेंट, जहाँ एल इक्वलेंट डूबे हुए भाग के दोनों सिरों के बीच सीधी दूरी। तो ये डूबे हुए भाग के दोनों सिरों के बीच सीधी दूरी मतलब एक टाइप से जीवा की लंबाई के बराबर। तो इस बार एल इक्वलेंट इन दोनों सिरों के बीच सीधी दूरी मतलब इस जीवा की लंबाई के बराबर होगा। तो बस साफ साफ दिख रहा है कि बताओ, पहले वर्गाकार लूप था, इससे ईएमएफ कांस्टेंट था, लेकिन इस बार ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो तुम आराम से बताओ कि शुरू में एल इक्वलेंट इतना होगा, फिर एल इक्वलेंट इतना, फिर लूप और बाहर निकल जाएगा तो एल इक्वलेंट इतना, और बताओ जब लूप आधा अंदर और आधा बाहर होगा तब एल इक्वलेंट अधिकतम होगा, है ना। चित्र में बताया था, चित्र में बनाया था। बताओ जब लूप आधा अंदर और आधा बाहर हो, है ना, तो जब लूप आधा अंदर और आधा बाहर हो तब एल इक्वलेंट क्या होगा, इन दोनों सिरों के बीच सीधी दूरी मतलब 2r के बराबर, तब ईएमएफ अधिकतम होगा। और फिर लूप और आगे जाएगा तब एल इक्वलेंट घटेगा, इस टाइप से होगा। तो बस बोल सकते हैं कि इस बार वर्गाकार नहीं वृत्ताकार लूप है, तो इस बार एल इक्वलेंट कांस्टेंट नहीं चेंज करा है तो ईएमएफ भी चेंज करेगा। और हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि शुरू में एल इक्वलेंट कम होगा, फिर एल इक्वलेंट बढ़ेगा, है ना, और जब आधा अंदर आधा बाहर होगा तो एल इक्वलेंट अधिकतम होगा। तो बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक एल इक्वलेंट बढ़ रहा है तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज से इसको नेगेटिव से प्रदर्शित करेंगे, इस टाइप से बोल सकते हैं, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एल इक्वलेंट बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा। और हम बोल सकते हैं कि जब लूप आधा अंदर प्रवेश कर जाएगा तब एल इक्वलेंट अधिकतम होगा 2r, तो उस समय ईएमएफ भी अधिकतम होगा, और कितना होगा, वी बी एल इक्वलेंट की जगह 2r इतना होगा। और अब लूप और आगे जाएगा तो अब एल इक्वलेंट घटेगा, एल इक्वलेंट घटेगा तो समानुपाती रूप से नेट ईएमएफ भी घटेगा, है ना। और जब लूप पूरा अंदर प्रवेश कर गया तो ईएमएफ 0। तो बस ये ध्यान रखना, तो वर्गाकार लूप होता तब तो एल इक्वलेंट कांस्टेंट होता, लेकिन वृत्ताकार है इससे एल इक्वलेंट पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो ईएमएफ का मान भी पहले घटेगा, सॉरी ईएमएफ का मान भी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इस टाइप से ग्राफ होगा, है ना। और ये ग्राफ हम सोच सकते हैं कि ये लूप है ना, वृत्ताकार लूप है, तो बताओ इस बार जो एल इक्वलेंट है वो वृत्तीय रूप से मतलब वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय रूप से चेंज करेगा, एल इक्वलेंट वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय रूप से चेंज करेगा तो ईएमएफ का ग्राफ भी वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार होगा। जैसे तुम ब्रेकफास्ट में बॉयल अंडा खाते हो ना, तो इस बॉयल अंडे को आधा काट दिया और इस तरह से ग्राफ होगा, तो बोल सकते हैं कि चूंकि एल इक्वलेंट वृत्तीय रूप से या दीर्घवृत्तीय रूप से चेंज कर रहा है तो ईएमएफ भी वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय रूप से चेंज होगा, मतलब आधे अंडे जैसा ग्राफ होगा। कई मूर्ख लोग ऐसा बनाते हैं, शार्प कॉर्नर बनाते हैं। तुम बताओ कि इस बार कोई भी चीज ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर रही है तो शार्प कॉर्नर नहीं आएगा। इस बार ग्राफ वृत्ताकार या परफेक्ट शब्दों में बोले तो दीर्घवृत्ताकार लेकिन आधा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कितने समय तक उत्पन्न होगा वो भी देख सकते हैं। ये तो v के नियत वेग से गति करा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने में समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल। तो बताओ x दिशा में दूरी कितनी तय कर रहा है, 2r अपन चाल v, इतने समय तक ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उत्पन्न होगा। अब चलो, अब ये लूप पूरा पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चला गया है तो अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो नेट ईएमएफ 0 तो धारा भी 0। तो लूप जब चुंबकीय क्षेत्र के पूरा पूरा अंदर पहुंच गया तो नेट ईएमएफ 0 तो धारा भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और चलो अब मान लेते हैं कि लूप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है ना, वही कि अब मान लेते हैं लूप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। तो तुम बताओ कि जब लूप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलेगा तब उससे गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है तो ईएमएफ भी उत्पन्न होगा, ईएमएफ भी उत्पन्न, सर्किट भी कंप्लीट है तो धारा भी बहेगी। ठीक है ना, तो फ्लक्स से देख लिया कि ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब दिशा देखती हैं तो उसको भी फ्लक्स या लेंस के नियम से कर सकते हैं। बताओ चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस तो फ्लक्स भी क्रॉस दिशा में। लूप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है, बाहर निकलेगा तो फ्लक्स घटेगा,
फ्लक्स घटेगा तो लूप में धारा ऐसी उत्पन्न होगी जो फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास करे, और फ्लक्स को बढ़ाने के लिए लूप को स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र भी क्रॉस दिशा में उत्पन्न करना होगा। स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में उत्पन्न करने के लिए धारा ऐसी मतलब क्लॉकवाइज बहानी होगी, और धारा क्लॉकवाइज बहाने के लिए ईएमएफ भी क्लॉकवाइज उत्पन्न करना होगा। तो ईएमएफ भी क्लॉकवाइज और धारा भी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना इससे अब ईएमएफ पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आ गया। अब ईएमएफ का मान देखना है, तो मान के लिए वीबी एल इक्वलेंट सबसे स्मार्ट रहेगा। तो तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि अभी लूप का यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना भाग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा हुआ है ना। तो एक लूप का यहाँ से यहाँ तक इतना भाग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डूबा है, तो इतने ही भाग में ईएमएफ उत्पन्न होगा ना। और बताओ, इतने भाग में ईएमएफ निकालने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो डूबा हुआ भाग है उसको सिरों को मिलाने वाली सीधी छड़ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, है ना, लिख देता हूँ कि ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, वीबी एल इक्वलेंट। और बताओ एल इक्वलेंट क्या होगा, इन दोनों सिरों के बीच सीधी दूरी मतलब जीवा के बराबर। ठीक, मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जैसे जैसे लूप आगे गति करेगा वैसे वैसे एल इक्वलेंट चेंज करेगा ना, मतलब जीवा की लंबाई चेंज करेगी। जैसे शुरू में एल इक्वलेंट इतना था, फिर ज़्यादा होगा, फिर और बढ़ेगा, और जब लूप आधा अंदर आधा बाहर होगा तो एल इक्वलेंट अधिकतम होगा, तो ईएमएफ भी अधिकतम होगा। तो बस बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एल इक्वलेंट बढ़ेगा तो समानुपाती रूप से ईएमएफ भी बढ़ेगा, समानुपाती रूप से ईएमएफ भी बढ़ेगा। जब आधा अंदर आधा बाहर होगा तब एल इक्वलेंट अधिकतम हो जाएगा 2R, तो ईएमएफ भी अधिकतम होगा वीबी इंटू एल इक्वलेंट 2R। और उसके बाद फिर एल इक्वलेंट घटेगा तो ईएमएफ भी घटेगा, और पूरा लूप बाहर निकल गया तो ईएमएफ 0। तो बस ग्राफ ऐसा होगा, सही है ना। जब अंदर बाहर हो तब तो ईएमएफ 0, जब प्रवेश कर रहा और बाहर निकल रहा तभी ईएमएफ उत्पन्न होगा। और इसका ग्राफ आधे अंडे जैसा होगा। ठीक, जैसे कि ये बॉयल अंडा है, इसको ऐसे काट दिया, इस आधे अंडे को इधर रखा और इस आधे अंडे को इधर रखा, इस टाइप से इसका ग्राफ होगा। तो ये तुमको क्लास में करवाना था, लेकिन ये कुछ बच्चों की मूर्खता के कारण टाइम खत्म हो गया था। अब घर पे इसको नोट कर लेना प्रॉपर, कल की क्लास में इसे मैं नहीं कराऊंगा।